हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी का एक सुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज सेल, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब यदि मैं आपसे ये पूछूं कि आपकी बॉडी किससे बनी है, तो आप क्या जवाब दोगे? मैम मैगी, मैम पिज्जा, मैम मोबाइल डेटा। नहीं, आपकी बॉडी इन सब चीजों से नहीं बनी है। आपकी बॉडी मिलके बनी है सेल से। सेल मैम ये कब डिस्कवर हुई और ये कैसे पता चला कि ये सेल है? बेटा सबसे पहले 1665 में रॉबर्ट हुक करके एक साइंटिस्ट आए। क्या नाम था? रॉबर्ट हुक। उन्होंने सबसे पहली बार बताया कि जो बहुत छोटे रूम लाइक स्ट्रक्चर है वो सेल है। अब आप सोचो, एक 26 साल का लड़का जिसको उनके राजा ने कहा कि भाई कुछ नई नई डिस्कवरी करो, तो उसने खुद उसने माइक्रोस्कोप बना लिया। ऑल्दो वो माइक्रोस्कोप बहुत प्रिमिटिव टाइप का था, पर फिर भी माइक्रोस्कोप बना के वो इधर उधर बहुत सारी चीजें वो माइक्रोस्कोप में देखता रहता था। देखते देखते उन्होंने क्या करा, ये बॉटल का ढक्कन होता है ना, कॉर्क जो वुडन होता है, वो वुडन ढक्कन का उसने एक स्लाइस लेके जब उसने माइक्रोस्कोप में देखा तो उसने क्या बताया कि अरे ये तो रूम लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा? उसको लगा कि हनीकॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर है। तो उसने उस रूम लाइक स्ट्रक्चर को क्या नाम दे दिया? सेल, क्योंकि लैटिन में रूम्स को सेल कहते हैं। अब कहानी और आगे बढ़ती है। फिर एक ल्यूएन हॉक एक साइंटिस्ट आए। तो ल्यूएन हॉक ने क्या किया, उन्होंने एक एडवांस्ड माइक्रोस्कोप बनाया और उस एडवांस्ड माइक्रोस्कोप से उन्होंने पॉन्ड वाटर लिया और उसको एग्जामिन किया। तो उसको एग्जामिन करते टाइम उन्होंने क्या देखा कि अरे उन्हें तो कुछ नए चीजें दिखाई दे रही है। वो नई चीजें क्या थी? सेल्स थी, बट किसके? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। तो लिविंग सेल्स को किसने डिस्कवर किया? ल्यूएन हॉक ने। इसी के दौरान एक और बहुत अच्छी डिस्कवरी हुई, दैट इज द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। तो रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवरी की न्यूक्लियस की। ठीक है मैम, आप इतना सारा एक साथ पढ़ा दे रहे हो, हमें कुछ भी याद नहीं रहेगा। रुको, याद करवाने की पूरी गारंटी है। ये है अपना चैनल, अपनी क्लास A1, जहां पढ़ाई याद रहती है। तो अभी याद करवा देते हैं। क्या याद करना है? सबसे पहले क्या याद करना है कि रॉबर्ट हुक, क्या नाम है? रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी की सेल की। तो रॉबर्ट का रा ले लो, हुक का हु ले लो, तो कौन बन गया? राहु। कौन लग गए आपके पीछे? राहु। राहु केतु नाम तो सुना होगा ना। तो राहु, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी की डेड सेल की। ठीक है, अब दो एक जैसे नाम है मैम, रॉबर्ट ब्राउन। तो ये इमेजिन करो कि न्यूक्लियस कैसा है? ब्राउन कलर का। न्यूक्लियस कैसा है? ब्राउन कलर का। यस। अब आप सोचो कि ब्राउन कलर का न्यूक्लियस मतलब रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवरी की न्यूक्लियस की। ये अब बीच में एक और नाम है ल्यूएन हॉक, जो अलग सा नाम है, वो अलग सी चीज है। जैसे लिविंग सेल को उसने डिस्कवर किया है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, इस बीच एक और डिस्कवरी हुई, दैट इज प्रोटोप्लाज्म। तो पुरकिंजे ने डिस्कवरी की प्रोटोप्लाज्म की। अब ये प्रोटोप्लाज्म कहां से आ गया मैम, और ये क्या होता है? अभी सारी चीजें अपन डिटेल में पढ़ेंगे, और सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, लर्न करेंगे। अभी आप समझ लो कि जो भी सेल के अंदर जो भी लिविंग कंटेंट है, वो सारा कंटेंट क्या कहलाता है? प्रोटोप्लाज्म। क्या कहलाता है? प्रोटोप्लाज्म। तो पी की डिस्कवरी पी ने की, मतलब प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी पुरकिंजे ने की। ओके, वन मोर स्टार क्वेश्चन कि व्हाट इज सेल थ्योरी। तो श्लाइडन और श्वान करके दो साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या बताया कि ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। पहली बात। सेकेंड थिंग कि सेल्स इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1-2 मार्कर में रिपीटेटिवली पूछा ही जाता है, अच्छे से लर्न करें। फिर इसके बाद एक साइंटिस्ट है विर्चो। उन्होंने इस थ्योरी को और थोड़ा एक्सपांड किया। उन्होंने क्या कहा कि ऑल द सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, नेम सहित याद कर लेना आ सकता है। 2-3 तरह के और सेल्स हैं, जैसे फैट सेल्स, बोन सेल्स, स्पर्म सेल्स, एटसेट्रा। ठीक है, अब सोचने वाली बात यह है कि जब सेल है और हमारी बॉडी के अंदर इतना सारा काम हो रहा है, तो इतना सिस्टमैटिक और इतना अच्छे से काम ये हो कैसे रहा है? जैसे
कि हार्ट है तो हार्ट अच्छे से पंप कर रहा है ब्लड को, रेस्पिरेटरी सिस्टम है तो हम ऑक्सीजन ही ले रहे हैं, अच्छे से हम कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज कर पा रहे हैं, ऑल्दो वी इनटेक एयर एंड एक्सहेल एयर ओनली, बट उसमें से ऑक्सीजन हम यूज कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर देते हैं। तो ये सब इतने परफेक्टली हो कैसे रहा है भाई? कौन है जो सारा सिस्टम मैनेज कर रहा है? तो इस सेल के अंदर में बेटा बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनल्स होते हैं। वो ऑर्गेनल्स क्या करते हैं, एक एक ने एक एक काम पक्का पकड़ लिया। कैसे कि जैसे भाई सपोज मैं लाइसोसोम्स हूं, तो मेरा काम है क्लीनिंग करना, कि जो भी वॉर्न आउट टिश्यू, जो भी खराब मरे हुए डेड टिश्यू होंगे मैं उनको क्लीन कर दूंगा। ऐसे अलग अलग सेल ऑर्गेनेली ने अपने अपने काम बांट लिए, ठीक है, और इसी को हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब सेल में होता क्या है, जैसे एक सेल है, सेल के अंदर क्या क्या होता है, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज दैट इज न्यूक्लियस। हम न्यूक्लियस को ये भी कह सकते हैं कि सेल का ब्रेन जो है वो क्या है, न्यूक्लियस है। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब सेल के पास एक आउटर कवरिंग होती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, उस प्रोटेक्टिव कवरिंग को कहते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तीसरी चीज उसके अंदर होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मतलब क्या, हर सेल के पास एक जेली लाइक फ्लूइड होगा। अब इस जेली लाइक फ्लूइड की क्या जरूरत पड़ गई, अब ये फ्लूइड ना हो और जो डिफरेंट दूसरे ऑर्गेनल्स हैं, जैसे यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडीज है, बहुत सारी चीजें, तो ये चीजें आपस में चिपक ना जाए इसके लिए क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। मैम आपने इतने सारे नाम फिर इकट्ठे ले दिए, डोंट वरी, सबको हम एक एक करके बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और उसका डायग्राम भी देखेंगे तो आपको सब अच्छे से समझ में आएगा, सो डोंट वरी, ठीक है। एक और आपके एग्जामिनर्स का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है क्या, कि व्हाई द सेल्स आर कॉल्ड एज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, कि भाई क्यों हम इस सेल को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं। तो आपको क्या आंसर लिखना है कि द एंटायर फंक्शनिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बिगिंस फ्रॉम बेसिक यूनिट कॉल्ड सेल। अब ये कैसे बेसिक यूनिट बन गई ये भी हम देखते हैं। अच्छा एक और चीज है, एक आपकी एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई कि बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सेल, तो सेल कैसे बिल्डिंग ब्लॉक हो गया, तो इस बात को समझो जरा। जो छोटी छोटी सेल्स होती है वो मिलके क्या बनाती है, टिश्यू, टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन, ऑर्गन मिलके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, और पूरे ऑर्गन सिस्टम से मिला के क्या बना है, हमारी बॉडी, ऑर्गेनिज्म। यस, ओके, तो इस चीज को हम ऐसे समझते हैं कि आप इमेजिन करो कि आप खुद एक स्टूडेंट जो हो वो क्या हो, एक सेल हो, ठीक है। यदि आप एक सेल हो तो फिर आपका पूरा फ्रेंड्स का ग्रुप एक टाइप के जो हो आप लोग, तो वो एक टाइप के सेल्स यानी एक टाइप के स्टूडेंट्स मिलके क्या बन गए, एक टिश्यू बन गया, ठीक है। वो टिश्यूज मिलके क्या परफॉर्म करेंगे, कुछ वर्क करेंगे और क्या बनाएंगे, ऑर्गन। तो वो आपके सारे फ्रेंड्स तो एक जैसे नहीं होंगे, अलग अलग ग्रुप भी होंगे क्लास में, तो एक स्टूडेंट का ग्रुप, दूसरे स्टूडेंट्स का ग्रुप, तीसरे, ऐसे ऐसे बहुत सारे ग्रुप होंगे। ऐसे ही टिश्यू के भी बहुत सारे ग्रुप्स मिलते हैं और ये सारे ग्रुप्स मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स। तो अलग अलग स्टूडेंट्स ने मिलके क्या बना दिया है, ऑर्गन्स यानी क्लास बना दिए। क्लास, अब बहुत सारी ऐसी क्लासेस मिलके क्या बनाएंगे, 9A, 9B, 9C, तो पूरा मिलके क्या बनाएगा, पूरा ऑर्गन सिस्टम। और ये ऑर्गन सिस्टम दैट इज डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस, सब पूरा कलेक्टिवली मिलके क्या बनाते हैं, आपका स्कूल, दैट इज ऑर्गेनिज्म यानी हम। नेक्स्ट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। अब जैसे हमने देखा कि सेल की आउटर मोस्ट जो कवरिंग होती है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब सेल मेम्ब्रेन की क्या क्वालिटीज है कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। क्या होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल। मैडम ये सिलेक्टिवली परमिएबल क्या होता है, तो बेटा जो इस बात को ऐसे समझो कि जैसे आपका स्कूल है, स्कूल में एक वॉचमैन तो होगा। वॉचमैन क्या करता है, जिसके पास आईडी कार्ड है उन लोगों को तो अंदर आने देता है, लेकिन कोई भी ऐसे ही एरा गैरा न थूकेगा सोचे कि हम अंदर आ जाए तो आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। वही काम करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन कि वो कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो भी हम पढ़ेंगे कि वो भी एक रूल फॉलो करता है, उसके अकॉर्डिंग वो चीजों को अंदर आने देता है, बाकी जो जरूरत की चीजें नहीं है उनको अंदर नहीं आने देता। तो इट अलाउज द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द मटेरियल। ओके, अब
एक और स्टार क्वेश्चन इस टॉपिक पे से कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी किसकी होती है, तो इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। किस सब्सटेंस की बनी है? लिपिड्स और प्रोटीन्स की। ओके, तो आपको याद रखना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी है? लिप्रो की। लिप्रो, लिपिड्स एंड प्रोटीन। ठीक है, फिर जब अभी हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ी तो एक इंपॉर्टेंट वर्ड आया डिफ्यूजन, कि इट अलाउज द डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंसेस। तो डिफ्यूजन मतलब क्या बेटा? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। इस चीज को हम ऐसे समझते हैं कि सपोज ये आपको पता होगा कि सेल के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज होती है। ठीक है, ये सेल के अंदर बहुत सारी एक्टिविटी हुई, बायोकेमिकल एक्टिविटी हुई, मतलब केमिकल रिएक्शन हुई, और हम ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि वो सारी एक्टिविटीज में क्या एक्सक्रीट होता है या क्या वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है? CO2। तो सपोज यहाँ पे बहुत सारे CO2 निकल गए, बहुत सारे CO2। तो अंदर सेल के अंदर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन कैसे हो गया? हाई। CO2 का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है सेल के अंदर? हाई। और बाहर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है? लो। तो क्या होगा? CO2 सेल के अंदर से कहां जाना चाहेगी? बाहर की तरफ, क्योंकि उसका कॉन्सेंट्रेशन कैसा है? लो है। तो अंदर हाई कॉन्सेंट्रेशन से जो CO2 बाहर आती है, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द कॉन्सेंट्रेशन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। समझ में आया क्या? आ गया, मुझे पता है। ओके, अब नेक्स्ट इज ऑस्मोसिस। अब ये मैम ऑस्मोसिस क्या है? तो ऑस्मोसिस यानी ऑस्मोसिस में हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट है, लेकिन किसका? वाटर मॉलिक्यूल का। और उसमें जरूरी क्या है? सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन। जैसे सेम सेल, ठीक है, और यहां पे किसका? वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई है। किसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई है? वाटर का। अब यहाँ खूब सारे वाटर मॉलिक्यूल है, H2O यानी वाटर का एक फॉर्मूला। तो जब यहाँ पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई है तो वाटर क्या कहेगा, क्या सोचेगा कि उसको अंदर जाना है, तो वो सेल के अंदर जाएगा थ्रू सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। समझ में आया? अब क्या ध्यान रखने वाली बात है कि ऑस्मोसिस में O है, मतलब वो किसके लिए है? H2O के लिए। ठीक है, और एक और चीज इंपॉर्टेंट बात कि ऑस्मोसिस में S है, मतलब सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन इज नेसेसरी इन द केस ऑफ ऑस्मोसिस। बल्कि यदि एक ही सेल यहां कॉन्सेंट्रेशन हाई है और यहां लो है, तो वो एक ही सेल के अंदर भी डिफ्यूजन हो सकता है, दैट इज फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, दैट इज आल्सो ओके इन द केस ऑफ डिफ्यूजन। बट इन द केस ऑफ ऑस्मोसिस सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन इज मस्ट। ओके, और ये किसके केस में होता है? वाटर के केस में। मैंने आपको याद भी करवा दिया, O से याद रखोगे, H2O में ऑस्मोसिस होता है, और S ऑस्मोसिस के S से आप याद रखोगे कि वो क्या किसके थ्रू होता है? सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। ओके, अब आपकी एनसीईआरटी में एक और शब्द लिखा हुआ है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये क्या होता है भाई एक्टिव ट्रांसपोर्ट? तो जब एनर्जी खर्चा करके, दैट इज एटीपी खर्चा करके, जब कोई सब्सटेंस एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करती है, उस प्रोसेस को कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मतलब इस प्रोसेस में क्या लगती है? एनर्जी लगती है। और एनर्जी हमारी बॉडी में किस फॉर्म में होती है? एटीपी। किस फॉर्म में होती है? एटीपी। लिख लो, आपको शायद काम आएगा अभी कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या फुल फॉर्म है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। यस। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। वन इज हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। मैम ये होते क्या है तीनों टाइप के सॉल्यूशन? अभी समझते हैं। हाइपो मतलब, हाइपो का मीनिंग क्या होता है? कम, कमी। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट कम हो, वैसे सॉल्यूशन को क्या कहते हैं? हाइपोटोनिक। जैसे सॉल्यूशन तो अब आपको अच्छे से पता नहीं कि क्या होता है, कि सपोज वाटर है, वाटर में हमने सॉल्ट मिला दिया, तो वाटर इज सॉल्वेंट और सॉल्ट मिलाया इज सॉल्यूट। तो ऐसे सॉल्यूशन जिसमें
सॉल्ट या सॉल्यूट कम है, वैसे वाले सॉल्यूशंस को क्या कहते हैं? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। मतलब उसमें जो भी सॉल्यूट है उसका कॉन्सेंट्रेशन कैसा होगा? कम होगा। सेकेंड टाइप इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक मतलब ऐसे सॉल्यूशन कि जिसमें सपोज सेल है, तो सेल का जितना कॉन्सेंट्रेशन है, जो बाहर जो भी वाटर है उसका भी कॉन्सेंट्रेशन उतना ही। आइसो मतलब बराबर, आइसो मीन्स इक्वल, तो दोनों के कॉन्सेंट्रेशन कैसे होंगे? इक्वल होंगे। थर्ड इज हाइपरटोनिक। हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपर टेंशन, हाइपर एक्टिव बच्चा, तो हाइपर का मतलब क्या होता है? ज्यादा। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही ज्यादा हो, ऐसे वाले सॉल्यूशन को क्या कहते हैं? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि पहले तो सॉल्यूशन का टाइप कौन सा है, क्योंकि एकदम स्टार वाला क्वेश्चन है, पूछा ही जाता है। आपको कोई भी एक सेल दे देंगे कि ये सेल है, सपोज आपको रेजिन्स बोल दी, किशमिश, कि भाई वो आपने इस सेल में इस टाइप के सॉल्यूशन में रखी तो क्या होगा, तो आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले सपोज हमने किशमिश ली, रात भर मम्मी भिगोती है पानी में किशमिश, हाँ, तो सुबह उठ के देखते तो क्या होता है? किशमिश फूल जाती है, फूल जाती कि नहीं? क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन कैसा है? हाइपोटोनिक। पानी है, पानी में तो कोई सॉल्यूट मिला हुआ नहीं है, तो वो कैसा है? हाइपोटोनिक। जब वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, उसमें हम किसी भी सेल को प्लेस करेंगे, छोड़ देंगे उसमें रख के, तो वो सेल कैसा हो जाएगा? स्वोलन। कैसा हो जाएगा? स्वोलन। इस चीज को याद कैसे रखना है कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल हिप्पोपोटेमस की तरह फूल जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार 4 5 स्टार लगा लो, जितने लगाना है, एक क्वेश्चन इसमें से जरूर 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 आएगा। ठीक है, और याद रखने का तरीका भी बता दे रही हूं कि हिप्पोपोटेमस जैसा सेल फूल जाएगा, तो वो कौन सा सॉल्यूशन है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा? सेल को यदि आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो जैसा था वैसा ही रहेगा। आइसो मतलब बराबर, क्योंकि दोनों का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है? बराबर है, तो ना सॉल्वेंट अंदर जाएगा ना बाहर जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, सेल जैसा था वैसा ही रहेगा। नेक्स्ट इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक मतलब उसमें कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूट का कैसा है? बहुत ही ज्यादा। और जब सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, जब ऐसे किसी सॉल्यूशन में हम सेल को प्लेस करेंगे तो क्या होगा? सेल श्रिंक हो जाएगा, उसके सारे अंदर के जो कंटेंट्स है, उसका जो मटेरियल है, वो कैसे होगा? बाहर निकल जाएगा, और सेल कैसा हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा। अच्छे से याद कर लेना, इन दोनों में से एक, हाइपोटोनिक या हाइपरटोनिक में से एक जरूरी पूछा जाता है। तो आप एक याद कर लेंगे कि हाइपो में हिप्पो, तो दूसरा तो याद ही रहेगा कि हाइपर में सेल श्रिंक हो जाएगा। ओके, what is plasmolysis? So in living plants, cell loses water through osmosis by shrinkage. This process is called as plasmolysis. अब इस बात को समझो जरा कि होता क्या है। अब हमने देखा था कि यदि हम किसी सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो बताओ क्या होता है? अब ये भी समझा ना, हाइपो हिप्पोपोटेमस की तरह फूल जाएगा कि नहीं? ठीक है, उसी तरह यदि हम किसी सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन किस में रखें? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, तो सेल के सारे लिविंग कंपोनेंट्स क्या होंगे? श्रिंक हो जाएंगे। क्या होंगे? श्रिंक हो जाएंगे। लेकिन कौन खड़ा रहता है मुस्तैद? सेल वॉल, दैट इज बाउंसर। बाउंसर जो है जैसे के तैसे रहेंगे, उनमें श्रिंकेज नहीं होगा। अदरवाइज जो लिविंग पार्ट है सेल का, जो लिविंग कंपोनेंट्स है सेल के, वो क्या होंगे? श्रिंक हो जाएंगे। एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज प्लाज्मोलिसिस। आ जाता है ये भी फ्रीक्वेंटली, तो आपको आना चाहिए कि इन लिविंग प्लांट्स सेल लूजेस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज प्लाज्मोलिसिस। लेकिन किसका श्रिंकेज नहीं होगा? सेल वॉल का श्रिंकेज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मैम? सेल वॉल का क्यों नहीं श्रिंकेज होगा? इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो नॉन लिविंग कंपोनेंट है सेल का, वो लिविंग कंपोनेंट नहीं है। ओके भाई, बाउंसर है, कुछ तो अपना जलवा दिखाएगा। हाँ,
व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेल वॉल, कि ये है तो पर ये क्या क्या काम करती है प्लांट में। तो इट एब्जॉर्ब वाटर बाय ऑस्मोसिस, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि प्लांट जो पानी से ही चल रहा है तो वो पानी कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, उसकी सेल वॉल। फिर इट अलाउज प्लांट टू विथस्टैंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन विदाउट बर्स्टिंग, ये उससे भी इंपॉर्टेंट बात है। क्या पढ़ा अभी मैंने, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, याद आ गया ना, हिप्पोपोटामस। तो यदि इसकी जगह एनिमल सेल होती तो फूल फूल के क्या होता, बर्स्ट ही हो जाती। लेकिन जो सेल वॉल है, जो नॉन लिविंग कंपोनेंट है, उसका जो बाउंसर है वो क्या करता है, उसको बचा लेता है कि उसको बर्स्ट नहीं होने देता। क्योंकि रूट के आसपास यदि अपन सपोज करें तो बहुत सारा पानी है, अब वो सेल क्या करेगा, खूब पानी ले लेगा। अब क्या हो सकता है, सेल बर्स्ट हो सकती है। लेकिन प्लांट सेल बर्स्ट नहीं होती। क्यों नहीं बर्स्ट होती, क्योंकि उसके पास क्या है, सेल वॉल। ठीक है, अब किस किस के पास है ये सेल वॉल, तो बेटा प्लांट्स के पास तो है ही, कुछ फंजाई के पास भी है और कुछ बैक्टीरियाज के पास भी है। प्लांट सेल की जो सेल वॉल है वो किससे मिलके बनी है, सेल्यूलोज की। फंजाई की सेल वॉल मिलके बनी है काइटिन की। याद रखना, 1 मार्कर में, कभी कभी एमसीक्यू में 1 मार्कर में पूछ लेते हैं। बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे मिलके बनी है, पेप्टिडोग्लाइकन की। मैम आप आगे आगे कराते जा रहे हो, याद नहीं करा रहे हो, अभी करवा देते हैं। देखो, प्लांट की सेल वॉल किससे बनी, सेल्यूलोज की। तो क्या बन गया, पीसी पर्सनल कंप्यूटर या प्रियंका चोपड़ा, जो भी आपको पसंद हो। फंजाई की किससे बनी है, काइटिन या चिटिन। तो क्या हो गया, फूशी। फंजाई की किटिन या काइटिन, जो भी, फूशी, CHI क्योंकि स्पेलिंग है। बैक्टीरिया की पेप्टिडोग्लाइकन, तो बीपी। बैक्टीरिया की पेप्टिडोग्लाइकन। ओके, नेक्स्ट इज न्यूक्लियस। तो बहुत ध्यान से समझना, न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों मैम, ऐसा क्या ही इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियस में। तो बेटा न्यूक्लियस जो है वो ये समझ लें कि ये ब्रेन ऑफ द सेल है, कि जो भी काम करता है ना सेल, वो किसके ऑर्डर्स मानता है या किसको फॉलो करता है, वो सारी चीज कौन बताता है, न्यूक्लियस। पहले हम इसके स्ट्रक्चर की बात कर लें कि स्ट्रक्चर ऐसा कैसा होता है। तो न्यूक्लियस के पास डबल मेम्ब्रेन है। डबल मेम्ब्रेन है मतलब जो इसकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग है या जो लेयर है उसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और वो कैसी है, डबल लेयर, यानी 2 लेयर्स है। फिर उसके सेंटर में एक न्यूक्लियोलस होता है। अभी समझाऊंगी कि ये सारी चीजें क्या है। इसकी जो वॉल्स है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उसपे छोटे छोटे पोर्स होते हैं। क्यों, पोर्स की क्या जरूरत पड़ गई, अरे अंदर जो भी सामान बनेगा, सपोज राइबोसोम्स बना रहे हैं प्रोटीन्स, तो जो भी बने तो वो बाहर कैसे जाएंगे, तो पोर्स तो होना ही चाहिए ना। तो इसपे पोर्स होते हैं, उस पोर्स का नाम है न्यूक्लियर पोर, क्योंकि न्यूक्लियस के पोर है तो न्यूक्लियर पोर। ठीक है, फिर इसके अंदर उलझे पुलझे धागे पड़े रहते हैं। कौन पड़े रहते हैं, उलझे पुलझे धागे। जैसे आप नहीं संक्रांति पे पतंग उड़ाते हो और जो आपका जो धागा जिसको आप क्या कहते हो, मांझा, वैसे उलझ जाता है, क्रोमेटिन बिल्कुल वैसे दिखते हैं। वो उलझे पुलझे धागों का क्या नाम है, क्रोमेटिन। अब मैम अभी तक तो हमको ऐसा कुछ लगा नहीं कि इसमें इतनी कोई इंपॉर्टेंट बात है। अब समझो ध्यान से, ये जो क्रोमेटिन है, ये जब कोई काम नहीं रहता है तो वे उलझे पुलझे धागे की तरह ऐसे ही सोए बैठे रहते हैं, पड़े रहते हैं। लेकिन एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन एकदम तैनात हो जाते हैं। तैनात कैसे, बिल्कुल अच्छे बच्चे की तरह, हाँ बिल्कुल एग्जाम देने जा रहा है, कंघी वंगी कर ली, बढ़िया एकदम तैयार हो गया कि काम करने के लिए रेडी, एग्जाम देने के लिए रेडी। वो फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन इज कॉल्ड एज क्रोमोसोम्स। क्या, तो जब सेल डिवीजन नहीं होता तब सिर्फ क्रोमेटिन होता है सेल में, बट एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन ये क्रोमेटिन ही क्या बन जाते हैं, क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम तो बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आपको पता होगा कि सेक्स डिटर्मिनेशन में किसकी जरूरत पड़ती है, क्रोमोसोम की। आपके कैरेक्टर्स कैसे होंगे, आपके ट्रेट्स कैसे हैं, या आप कैसे दिखोगे, ये सब चीजें कौन डिसाइड करता है, क्रोमोसोम। अभी अपन ने इतनी महिमा गाई कि भाई न्यूक्लियस ऐसा है, न्यूक्लियस वैसा। अब क्या हो बेचारे उन ऑर्गेनिजम्स का जिनका न्यूक्लियस कैसा है, बिल्कुल प्रिमिटिव, मतलब बिल्कुल सूखा पाका सा, बिल्कुल क्या कहना चाहिए, गरीब सा न्यूक्लियस है। तो वो टाइप के न्यूक्लियस को क्या कहते हैं,
प्रोकैरियोट, और वो टाइप के ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। अब ये कैरियोट वर्ड कहां से आया? तो बेटा कैरियोट मतलब होता है न्यूक्लियस, तो जिसका प्रिमिटिव या अनडिफाइंड न्यूक्लियस है वो ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो फिर जिसका बिल्कुल वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा वो ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब बेचारे का न्यूक्लियस ऐसा गरीब सा है तो कुछ तो चीजें होंगी जो मिसिंग होगी, इसलिए हम उसको प्रिमिटिव कह रहे हैं या इसलिए हम उसको प्रो कह रहे हैं। अब ये प्रो वो वाला प्रो नहीं है, कह रहे भाई ये तो चीटिंग में प्रो है, ये वो प्रो नहीं है। प्रो मतलब प्रिमिटिव, इनिशियल। ठीक है, अब प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, तो इनकी साइज कैसी होगी? नेचुरल सी बात है कि जो गरीब सा है बेचारा, तो उसकी साइज कैसी होगी? सिर्फ 1 to 10 माइक्रोमीटर। कितनी होगी? 1 to 10। अब ये जो एक साइन लगा हुआ है, आई होप कि सबको पता होना चाहिए कि इट इज माइक्रो, और माइक्रो का मतलब होता है 10 to the power -6। नहीं पता है तो पता कर लो। तो इट इज साइज इज 1 to 10 माइक्रोमीटर। बल्कि साइज ऑफ यूकैरियोट मतलब भाई फुल डेवलप्ड है, तो साइज कितनी होगी? 1 to 100 माइक्रोमीटर। फिर प्रोकैरियोट नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, बेचारों का न्यूक्लियस वेल डिफाइंड है नहीं, तो इतना गरीब है कि उसको न्यूक्लियस कहना भी गवारा नहीं हुआ, तो उसको क्या कह दिया बेचारे को? न्यूक्लियोइड। क्या नाम दे दिया उसको? न्यूक्लियोइड। ओके, इनका भाई अपना तो न्यूक्लियस बिल्कुल वेल डिफाइंड है, न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बल्कि एक भी नहीं, दो मेम्ब्रेन, अभी पढ़ा ना हमने। फिर सिंगल क्रोमोसोम है, सिर्फ कितने क्रोमोसोम है बेचारे के पास? एक है, उसी से सारा काम चला था। बल्कि यूकैरियोट्स में कैसे? मोर देन 1 क्रोमोसोम है। आपको पता है ह्यूमन बीइंग्स में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 23 पेयर्स होते हैं। कितने होते हैं? 23 पेयर्स। 22 तो मेल फीमेल सब में बराबर होते हैं, एक जैसे होते हैं। 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, वो डिसाइड करता है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो मेल होगा या फीमेल होगा। एक्स्ट्रा इन्फो हो गई, कोई बात नहीं। अब मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल इज एब्सेंट। इनके सेल ऑर्गेनल्स भी कैसे हैं? मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, ऐसे यहीं कहीं इधर उधर फैले रहते हैं, बस उनके ऊपर मेम्ब्रेन प्रॉपर नहीं है। बल्कि यूकैरियोट्स में कैसे? हमारे अंदर तो प्रॉपर मेम्ब्रेन है ना, हर ऑर्गेनल के ऊपर हमारे पास एक प्रॉपर मेम्ब्रेन है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। अच्छे से लर्न कर लेना, स्कूल टेस्ट में तो जरूर ये डिफरेंस पूछा ही जाता है। अच्छा, वन मोर थिंग, आप डायग्राम्स भी बहुत अच्छे से लर्न कर लेना। प्लांट सेल और एनिमल सेल के डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में डायग्राम आए नहीं आए, लेबलिंग जरूर आ जाती है, तो वो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। ओके।